हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों, आज हमारे पास जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। देखो बेटा, किरचॉफ ने बेसिकली हमें दो लॉ प्रोवाइड कर रखे हैं और दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने कवर करना है क्योंकि ये लॉज कहीं ना कहीं आपके बेसिक जो फंडा है वो भी आपके कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लॉज पढ़ के आप न्यूमेरिकल ही कर सकते हो, ना जी बेसिक फंडास है कुछ, वो फंडा भी आप क्लियर करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को हम बेसिकली करंट और जंक्शन रूल भी बोलते हैं। फर्स्ट रूल को हम करंट लॉ भी बोलते हैं बच्चा और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं बेटा। जंक्शन का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा आज तक वर्ड एक रेलवे जंक्शन। ठीक है ना, रेलवे जंक्शन क्या होता है? फिर आप मेरे को ये बताइए कि वहां रेलवे जंक्शन क्यों लिखा जाता है? जंक्शन का मतलब है कि वो पॉइंट या वो जगह जहां पे सारी रेलगाड़ी जहां पे आ रही है और वहीं से फिर निकल भी रही है। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा ही एक जंक्शन है। मान लीजिए ये मेरा एक जंक्शन है, ये देखिए ये मेरा एक जंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करंट्स आ रहे हैं और यहीं से जा भी रहे हैं। मान लीजिए ये करंट यहाँ से जा रहा है, ये करंट भी जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और ये भी जा रहा है और यहाँ पे आने वाले हैं, ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये भी आ रहा है और मान लीजिए ये भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने करंट दिखा दिए यहाँ पे, जो आ रहे हैं उनको I1 जा रहा है, ये पहला जा रहा है I2, ये आ रहा है I3, मान रहा हूं मैं, कंसीडर कर रहा हूं केवल, ये I4। ठीक है, और ये आ रहा है I5 और ये जा रहा है I6। तो करंट लो या जंक्शन लो आपको क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, यानी कि समेशन ऑफ आई सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या बेटा? 0। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, मतलब आपका I1 आ रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, I2 जा रहा है उसको नेगेटिव, I3 अंदर की तरफ आ रहा है और I4 बाहर जा रहा है, I5। ठीक है, I5 और माइनस क्या होगा बेटा? I6, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे? इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि जितने करंट, यानी कि यहां से I1, ये आपका I1 है, ये I1 प्लस I3 और प्लस क्या बेटा? I5 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 और प्लस क्या बेटा? I6। इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट। यानी कि करंट लो और जंक्शन लो की दो स्टेटमेंट बन जाती है बेटा कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट। मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये हैं 3 करंट्स मेरे को दे रखे हैं इस तरह से। मान लीजिए आपको ये दे रखा है ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ एक करंट आ रहा है, यहाँ से इस तरह से करंट आ रहा है और यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है। मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ करंट, यहाँ पे दे देता हूँ 12 एम्पियर का करंट, यहाँ पे 10 एम्पियर और यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, तो जंक्शन लो क्या कहता है? जंक्शन लो कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग दैट पॉइंट। यानी कि एंटर कौन कौन कर रहा है? ये, और ये लीव कौन कर रहा है? ये। तो रिजल्टेंट करंट कितना होगा आपके पास? 10 प्लस 5 माइनस कितना? 12, यानी कि ये कितना आ गया भाई? 3 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, इस तरह से आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। हाँ जी, देखो बेटा,
हाँ जी, ये डॉट से जिसने एंट्री ली है, ये जो डॉट वाला बच्चा है, ये कौन है भाई? हाँ जी, मैसेज कर दो फटाफट से। हाँ जी, डॉट वाले बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अपना नाम बताओ, अदरवाइज मैं आपको बाहर निकाल दूंगा मीटिंग से। फटाफट से नाम बताओ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी अभी जो बच्चा आया है, प्लीज फटाफट से अपना नाम बताए। हाँ जी बेटा, कौन हो आप? जल्दी करो बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा, मैं अदरवाइज मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ बेटा। दैट्स वेरी गुड। जसलीन 12B, ओके, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नहीं, आपके अलावा एक बच्चा था बेटा, वो अपने आप निकल गया ग्रुप से। जिसका नाम है उस बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्लीज बिना नाम के नहीं आना, बिना नाम के एंट्री नहीं करनी बच्चों, ठीक है। देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर। हम बात कर रहे थे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ को हमने कहा करंट लॉ या जंक्शन लॉ, ठीक है, करंट लॉ या जंक्शन लॉ हम कह के चले। अब सेकंड लॉ पे आते हैं, और सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं लूप लॉ, ठीक है, या वोल्टेज लॉ भी हम कहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, किरचॉफ का सेकंड रूल, जिसको हम जानते हैं वोल्टेज लॉ से या फिर लूप लो, वोल्टेज और लूप लो, ठीक है, वोल्टेज और लूप लो, ठीक है ना। सेकंड लो को हम जानते हैं वोल्टेज या लूप लो के नाम से, ठीक है ना। वोल्टेज लो भी बोलते हैं आप इसको, और लूप लो भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है बच्चा आपने, कि हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज लो और लूप लो, वोल्टेज और लूप लो बच्चा, ठीक है ना, वोल्टेज और लूप लो। देखो बच्चा ये क्या कहता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, आपके यहाँ पे साइन कन्वेंशंस किस तरह से आपने लेने होते हैं, हम बात करते हैं। मैं एक आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपकी प्रेजेंटेशन एग्जैक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वो डायग्राम बनाना, और उस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको हर वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा जो यहाँ पे जरूरी होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई लूप ले रखा है, इस तरह का लूप लिया है मैंने, ये देखिए, ये मैंने एक लूप लिया है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैं बैटरीज भी कनेक्ट करने वाला हूं। ये पहली बैटरी है बेटा, जिसकी ईएमएफ है E1 के इक्वल, और ये मान लीजिए मैंने दूसरी बैटरी लगा दी जिसकी ईएमएफ है बेटा E2 के बराबर। ये देखिए बेटा, इसकी ईएमएफ है E2 के बराबर, और यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है पार्थ। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं यहाँ पे। मतलब मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ सबसे पहले, तो आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम बना लीजिए, और फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आपको वोल्टेज या लूप लो अप्लाई करना होता है। एक रजिस्टर मैंने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया जी, बिल्कुल। अब देखो मैं नेमिंग कर लेता हूँ, ये है मेरे पास A, B और C, D, E और F, ठीक है, E F, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका R1, ये सेल हुज ईएमएफ इज E1,
और ये रेजिस्टेंस है आपका R3, ये सेल है जिसकी ईएमएफ है E2 के इक्वल, और ये यहाँ से जो करंट बनेगा ये रेजिस्टेंस आपका R2, ठीक है जी, R2 आपने रेजिस्टेंस मान लिया। यहाँ से करंट, इसका करंट मान लेते हैं I1, ठीक है, तो I1 करंट का फ्लो होगा यहाँ पे I1 का, ठीक है, और यहाँ से करंट आपका आएगा कितना I2, इन ये दोनों मिलके बना रहे हैं मान लीजिए I3, तो I3 करंट का यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे गया I1 और यहाँ पे आया आपका I2। अब देखो बच्चा, मैं लूप लेता हूं यहाँ पे, पहले BED CB, BED CB, B से E से D, D से C से B, ये मेरे पास एक क्लॉज लूप है बेटा। देखो तो इस पे कैसे हम लूप लो अप्लाई करेंगे, B से लेकर E तक जाना है और E से लेकर कहां तक जाना है, B से लेकर E से लेकर D, D से लेकर C से लेकर B। देखो बेटा, आप B से E जब जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ना, करंट की डायरेक्शन, जब आप करंट की डायरेक्शन में जाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, in the direction of current, product of current and resistance is positive। आपको पॉजिटिव लेना है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो कैसे कि आप B से E, करंट की डायरेक्शन है I3, करंट है, रेजिस्टेंस है R3, E से D रेजिस्टेंस नहीं है, करंट तो है, हाँ जी। अब D से चलो कहां पे, C पे, D से C पे करंट है कितना, करंट है जी I2 और रेजिस्टेंस है कितना R2, और अब देखो और कोई रेजिस्टेंस है इस लूप में नहीं है, इज इक्वल टू, अब इस लूप में ईएमएफ देखो, ईएमएफ देखने का क्या तरीका है, आप कहां से कहां जा रहे हो, डी से सी, डी से सी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना फाइनल, तो आपका तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसको ले लो पॉजिटिव, मतलब आप बैटरी के अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, तो क्या लोगे, ईएमएफ, ईएमएफ लोगे आप पॉजिटिव, अदरवाइज आपकी ईएमएफ क्या रहेगी, नेगेटिव, अदरवाइज आपकी ईएमएफ क्या रहेगी, नेगेटिव, ठीक है ना जी। इसी तरह से ABEFA पे अप्लाई करो, ABEFA, ABEFA, ये लूप ले लो भाई, A से लेकर B, B से लेकर E, E से लेकर F, F से लेकर E, A से B देखो करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, B से E करंट कितना है I3, रेजिस्टेंस कितना है R3। आपको पता है आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। अब देखिए यहाँ आके भी आप करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट कौन सा है यहाँ पे है I1, तो प्लस I1 R1, और आप बैटरी के कहां से कहां तक गए, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गए, तो आपने इसे ले लिया क्या, पॉजिटिव E1, पॉजिटिव क्या ले लिया बेटा, E1 ले लिया। हाँ, अगर आप लूप ले लें ABCDEFA, ABCDEFA, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से वापस A, अगर आप ये लूप ले ले तो कैसे लूप लो अप्लाई करेंगे भाई, देखो भाई बच्चों कैसे लूप लो अप्लाई करोगे, देखो आपका तरीका वही रहना है, ठीक है ना, तरीका आपका वही रहना, A से B जाओ, B से C कोई रेजिस्टेंस नहीं, नहीं जी, C से D जाओ जी, C से D आप उल्टा चल रहे हो, C से D आप उल्टा चल रहे हो, करंट कितना है I2, तो माइनस I2 इंटू R2, ठीक है जी, माइनस I2 इंटू R2। अब जाओ D से F, करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, F से A, F से A करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट कितना है यहाँ पे I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, दैट इज इक्वल टू, अब बाकी तो रेजिस्टेंस है नहीं, अब ईएमएफ है, देखो जी यहाँ आप चले थे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो आप लिख दो इसको माइनस E2, यहां आप चले थे माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ लिख दो प्लस E1, यानी कि अगर मैं इस पूरे लूप की बात करता तो वोल्टेज लो मेरा अप्लाई इस तरह से हो जाता। तो क्या बच्चों आपको वोल्टेज लो समझ में आया, वोल्टेज लो अगर समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़ जाएं बच्चे,
हाँ जी, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, अंकुरित समझ में आया बेटा? हाँ जी, अनम्यूट करके बता दो। यस यस सर। हाँ जी, ऐश अनम्यूट करके बताओ बेटा। ऐश यस सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, आकृति। यस सर। चलो हाँ जी, गुरलीन। गुरलीन बेटा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। हर्षिता। यस सर। जसलीन। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। मनजोत। यस सर। मनजोत के बाद है नेहा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। पार्थ। पार्थ। हाँ जी, पार्थ। पार्थ धवन। राधेश। यस सर। हाँ जी, साहिल। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एनसीईआरटी में किस तरह के न्यूमेरिकल मेंशन है, आपके फाइनल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, किस तरह से हम उसके साथ काम करेंगे, देखिए। ठीक है ना, देखिए कैसे हम काम करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को कंप्लीट करें और कंप्लीट करके इनकी न्यूमेरिकल्स देखें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टारगेटेड हमारे पास आते हैं, जो मैंने ज्यादातर ऑब्जर्व करे हैं, मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल और व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुए हैं सैंपल पेपर्स में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, देखो बेटा, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हमें क्या लिखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज is basically used to find the value of unknown resistance. Unknown resistance की वैल्यू को फाइंड करने का काम करता है with the help of 3 नॉन रेजिस्टेंसेस। ठीक है ना, ये used to find value of unknown resistance with the help of 3 non resistances, with the help of 3 non resistances। रेजिस्टेंसेस, ठीक है, कि यूज टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंसेस। हमारे पास 3 नॉन रेजिस्टेंसेस होंगे, उनकी हेल्प से, 3 नॉन की हेल्प से 1 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम करता है कौन, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चारों के चारों जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, वो एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, यहां मैं 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करूंगा। ठीक है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ इस एज में लगा रखा है। ठीक है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट करा है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है।
ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने यहां पे कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस हमने यहां पे कनेक्ट करा है। देखिए हमारे सामने है 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, जिसमें से 3 हमारे क्या रहेंगे बेटा, नॉन रेजिस्टेंस रहेंगे, 3 हमारे नॉन रेजिस्टेंस रहेंगे। हमने यहां से इसे कनेक्ट कर दिया किसी पोटेंशियल से, या यूं कहिए किसी बैटरी से, ठीक है, ये लीजिए जी, हमने इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, ठीक है, ये लो हमने यहां पे कनेक्ट किया है कोई बैटरी, क्या आप सोर्स बोल सकते हैं जिसका ईएमएफ ई के इक्वल है। देखिए बच्चों, इनके जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार बेटा ये बात आप याद रखिए कि जो टॉपिक आपको इजी लगता है प्लीज उनको बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इस बार ऐसी चीजें आएंगी जिसको हम सोचते नहीं है कि हाँ जी ये आ सकती है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए P, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए Q, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R, और ये मान लीजिए S, जिसमें से हम S को मान रहे हैं क्या, अननोन रेजिस्टेंस। S को हम ट्रीट कर रहे हैं किसकी तरह, अननोन की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। ये R हमारा कैसा रेजिस्टेंस है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ए एरो, है ना, एरो मैंने इंट्रोड्यूस किया इसी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। मैंने क्या कहा बेटा, 1 अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मैंने यहां पे लिया है S। अब 3 नॉन रेजिस्टेंसेस, 3 नॉन है मेरे पास, P, Q और R मेरे 3 नॉन है, जिसमें P और Q की वैल्यू फिक्स रेजिस्टेंस है, ये उनकी वैल्यू फिक्स है, और R जो है वो मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब देखो बेटा, एक गैल्वेनोमीटर का मैं यूज कर रहा हूं बच्चा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहा हूं मैं एक एज के लिए। मान लीजिए ये पॉइंट्स है मेरे A, ये है मेरा B, और ये पॉइंट है C, और ये है मेरा D। तो B और D के बीच मैं एक अननोन रेजिस्टेंस को सॉरी गैल्वेनोमीटर को अटैच करने जा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये यहां मैं अटैच करने वाला हूं गैल्वेनोमीटर, ये देखिए यहां मैंने अटैच किया एक गैल्वेनोमीटर थ्रू सम की, ठीक है, मान लीजिए यहां हम की लगा देंगे और यहां हमारा गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है, इस तरह का हमारा गैल्वेनोमीटर रहने वाला है, ठीक है ना बच्चा, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं एक सेंसिटिव डिवाइस है, यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को मेजर करना, डिटेक्ट करना उसका काम होता है, ठीक है ना जी। और यहाँ हमने लगा दी एक की, ठीक है, जैसे हम की प्रेस करेंगे ये वर्किंग मोड में आ जाएगा जी, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने एक की लगा दी, से दैट की इज के इज दैट की, है ना। अब देखो बेटा डायग्राम को ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि हमने बी और डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो अब हम क्या कहते हैं कि अगर वोल्टेज आपकी इस पोर्शन में, मान लीजिए कि ये ए बी डी वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ए बी डी वाला पोर्शन, इसमें वोल्टेज बी सी डी वाले के इक्वल हो जाए तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर वोल्टेज एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट के इक्वल हो जाए तो वोल्टेज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, और चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड पोजीशन। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड पोजीशन। क्योंकि आपके कैपेसिटर में भी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहां पे आपने इससे रिलेटेड काम करना होता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, आपने क्या कहा कि आपने ये कहा कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस है देन रेशियो ऑफ टू विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ अनदर टू। तो यहां से S जो अननोन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय P इंटू R। तो हमने डायरेक्टली मेजर कर लिया किसकी वैल्यू को, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने डायरेक्टली मेजर कर लिया ना। आपको दिख रहा है ना कि आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी, S इज इक्वल टू Q बाय P इंटू R, बहुत इजी था आपके लिए इसको कैलकुलेट करना,
ठीक है, और आपने कैलकुलेट भी कर लिया। अब देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का क्या मतलब है? बैलेंस्ड का मतलब यहाँ पे है कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, shows no deflection, कोई डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर शो नहीं करता, व्हाट इट मीन कि ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो नहीं करेगा? जब व्हेन potential in ABD is equal to potential in CBD यानी कि उस हाफ में पोटेंशियल अगर उस हाफ के बराबर हो जाए, that means that is there is no potential difference, there is no potential difference, there is no PD। ठीक है, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, और चार्जेस का फ्लो अगर नहीं होगा तो फिर करंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो करंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा बच्चा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिए कि करंट तभी बनेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब करंट नहीं बनेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब आते हैं हम किस पे? इसकी प्रूफ पे, कि क्या हमने जो बातें करी हैं वो सही हैं। तो प्रूफ हम इसका देते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज लॉ। अब देखो बच्चा, प्रूफ देखो कि अप्लाई वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, अप्लाई वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दीजिए। कौन से लूप के लिए? आप लूप ले लीजिए ABDA और दूसरा आप ले लीजिए कौन सा लूप? लूप ले लीजिए दूसरा जो बाकी आपके पास बचा है, ये है BCD और BCD और BCDB। अब देखिए बच्चा, कैसे आप लूप लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यहां से करंट है हमारे पास आई ने मारी यहाँ पे एंट्री, ठीक है। तो एंट्री मारते ही आई स्प्लिट हो गया, एक हिस्सा इसके पास चला गया और एक हिस्सा इसके पास चला गया, ठीक है जी। दूसरा, अब यहां जैसे कॉर्नर पे आएगा, एक पार्ट गैल्वेनोमीटर के पास चला जाएगा और एक पार्ट किसके पास चला जाएगा? क्यू के पास चला जाएगा। इसी तरह से यहां से जब ये निकलेगा तो हम कहते हैं जी ये यहां ऊपर नहीं जाएगा, हम इसको यहां भेज देते हैं, ठीक है। और इधर वाला भी इधर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट इकट्ठे होके फिर से हम कहते हैं जी करंट का कोई लॉस नहीं हुआ हीट की फॉर्म में। तो जितनी करंट की हमने एंट्री कराई थी उतना ही हमारा एग्जिट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे तो स्प्लिटिंग हुई ना। यहाँ पे मान लो इसके पास आया I1 करंट और इसके पास आ गया बेटा I माइनस I1 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ इसके पास आ गया बच्चा IG के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर बाकी कितना बचा? I1 माइनस IG के इक्वल, ठीक है ना। और यहाँ से IG और I माइनस I1, तो यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा? I माइनस I1 प्लस कितना? IG, ये करंट फ्लो करेगा इसमें से, ठीक है ना जी। चलो जी, अब देखो बेटा, मेरे पास दो लूप मैंने कंसीडर कर रखी है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हो, इधर वाले में से कोई भी आप मान लो, उधर वाले में से कोई भी आप मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं वोल्टेज लो या लूप लो अप्लाई कर रहा हूँ ABDA पे, ABDA पे। A से लेकर B तक जाओ बच्चा। आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू I1, रेजिस्टेंस है P के इक्वल। B से D जाओ, करंट है आपका IG और रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल G, ठीक है। अब D से A आओ, D से A उल्टा चल रहे हो आप करंट से, तो करंट कितना है? I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है आपका R के इक्वल, रेजिस्टेंस है आपका R के इक्वल, ठीक है। I माइनस I1 इंटू R, दैट इज इक्वल टू क्या? इस लूप में कोई बैटरी लगी है? नहीं जी, कोई बैटरी नहीं लगी, तो से दिस इज इक्वल टू 0, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब लूप ले लो जी BCDB, B से C जाओ, B से C जाओगे तो करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है आपके पास किसके इक्वल? Q के इक्वल। C से D जाओ जी, उल्टे चल रहे हो आप,
तो I माइनस I1 प्लस IG और इनटू क्या रेजिस्टेंस कितना है जी S के इक्वल, और फिर आप फिर उल्टे जा रहे हो तो माइनस ऑफ क्या ये आपका करंट है IG और रेजिस्टेंस है G, दैट शुड बी इक्वल टू, कोई बैटरी नहीं है तो 0 के इक्वल होना चाहिए वो। इसको आप एक बार थोड़ा सा रब कर दो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। अब देखो आपने क्या कहा कि हम आर वेरिएबल रेजिस्टेंस को तब तक चेंज करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करना बंद नहीं कर देता। मान लीजिए कि लेट चेंज करो, किसको चेंज करो आप आर को, अंटिल कब तक गैल्वेनोमीटर जी स्टॉप्स शोइंग डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। तो ये बैलेंस्ड पोजीशन होगी क्योंकि इसमें वोल्टेज इस वाले पार्ट में पोर्शन 1 में और पोर्शन 2 में वोल्टेज सेम होगी तो चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, तो करंट नहीं बनेगा। अंटिल जी स्टॉप शोइंग डिफ्लेक्शन, चेंज करना है हमें किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू को, कब तक, जब तक कि जी स्टॉप नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई जी इज इक्वल टू 0, पुट इन 1 and 2, पुट इन 1 and 2, पुट इन 1 and 2, 1 and 2 में पुट कर दीजिए आई जी इज इक्वल टू 0। तो 1 में पुट करूं तो I1 इंटू पी माइनस I1 इंटू आर, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो I1 इंटू पी इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। तो यहां से P बाय R इज इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I1 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब सेकंड में भी पुट कर दो, क्या पुट करना है आपको, IG 0, तो I1 इंटू क्यू माइनस I1 इंटू S, IG तो 0 ही होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू क्या बेटा S। तो यहां से Q बाय S इज इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन क्या आ गया बेटा I1 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेट कर लो बेटा 3 and 4, इक्वेट 3 and 4, इक्वेट कर लीजिए 3 and 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि P बाय Q बिकम्स इक्वल टू R बाय S, जो हमारा प्रूफ है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, विच इज टू बी प्रूव्ड, ठीक है, या आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। देखो बच्चा, ये आर्टिकल काफी इजी आर्टिकल है और हम इसको इजी समझ के ही छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। वो क्या क्या बातें हैं, ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो नल मेथड है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजरमेंट है रेजिस्टेंस की वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की मेजरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है बेटा, ठीक है। यानी कि दूसरी बात क्या है बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो मेथड है वो अनइफेक्टेड रहता है बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और हमारी जो बैटरी हमने बाहर लगा रखी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बेटा स्मॉल r, वो इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जिसको हमने G माना है, यहाँ पे G हमने मान रखा है, लेट G इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, यानी कि वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता बच्चों। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसका यूज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए होता है, बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है बच्चा। तो ये बातें आप याद रखिए बेटा,
इनको कभी नहीं भूलना आपने, ठीक है, हमेशा इसको याद रखना है इस आर्टिकल को, ठीक है जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। देखो बच्चा, ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमारे जो एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम में इजी से इजी बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज जिसे हम बोलते हैं। आपने लैब में भी किया होगा ये, क्योंकि आपने लैब अटेंड करी है अभी अभी रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आप सभी ने मेरी ख्याल से स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज पे आर्टिकल तो किया ही किया होगा, ठीक है। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, देखो बच्चा क्या है ये स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, ठीक है ना। चलो इसकी हेडिंग डालते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। देखो जी, स्लाइड वायर और मीटर ब्रिज है हमारे सामने। मीटर ब्रिज, देखिए बच्चा इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, इसका ये फॉलो करता है किसको, ये फॉलो करता है बेटा व्हीटस्टोन को, ठीक है। सीधी सी बात यही है कि ये फॉलो करके चलता है किसको, व्हीटस्टोन को, ठीक है। ये अपना जो गुरु है वो व्हीटस्टोन को मानता है, ये कहता है कि मेरा तो गुरु जी जो है वो व्हीटस्टोन जी हैं, ठीक है। तो इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका प्रिंसिपल है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज इसका प्रिंसिपल है जी, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं, चारों के चारों ब्रिज की तरह से मैंने सजाए हैं, जिसमें से 3 नॉन है, एक अननोन है। अननोन की वैल्यू आती है मेरे पास Q/P/R। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी बात को फॉलो करके चलता है। अब कैसे ये फॉलो करके चलता है, क्यों ये फॉलो करके चलता है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम बातें करते हैं, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। मैं सभी बच्चों को ये क्लियर कट बात बोल रहा हूँ कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी बातें, ठीक है। चलो जी, ये देखो मेरे पास यहाँ पे ठीक कॉपर स्ट्रिप्स लगाई गई हैं, ये इस तरह से, यहाँ एक कॉपर स्ट्रिप हमने लगा रखी है, ठीक है। और 2 कॉपर स्ट्रिप है मेरे पास जो एक दूसरे से राइट एंगल बैंड है। पहली कॉपर स्ट्रिप तो ये है मेरी, ठीक है। और दूसरी कॉपर स्ट्रिप है मेरी, इसी की डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। ये देखिए ये दूसरी मेरी कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है जी। ये देखिए बच्चा, ये है मेरी दूसरी कॉपर स्ट्रिप, ये देखिए भाई ये है मेरी दूसरी कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। और दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच जो गैप है उसमें भी एक कॉपर स्ट्रिप लगानी है, ठीक है ना जी। अब देखो दोनों कॉपर स्ट्रिप को 1 मीटर लेंथ की एक वायर से अटैच करना है जी, 1 मीटर लेंथ, यानी कि दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक हमें लगाना है नॉन रेजिस्टेंस और एक वही आपका अननोन रेजिस्टेंस जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। जिसको आप मेजर करना चाहते हैं यहाँ पे अटैच कर दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल। ये देखिए बच्चा, यहाँ हम अटैच कर देंगे, ठीक है ना जी। ये देखिए बच्चा, यहाँ मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है ना जी। यहाँ मैं अननोन रेजिस्टेंस को अटैच कर दूंगा, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, यहां हम लगा देते हैं क्या, एक बैटरी, ठीक है। कैसी हम बैटरी लगाएंगे, इस तरह की एक बैटरी लगा देते हैं जी।
यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे किस तरह की, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं जो यहाँ से करंट का फ्लो कराएगा। देखते जाना, मैं हर चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, इसको बहुत ही ध्यान से समझना बच्चा पार्टी। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी जो बातें हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ हम कोई की लगा देते हैं, मैंने की यहाँ पे शो नहीं करी है, बट मैं उसको शो कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए बच्चा, ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, ये मेरा नॉन रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और ये जो दूसरे गैप में है वो है अननोन रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि ये है मेरा अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि मैं इसको मान लेता हूं किसके बराबर, एस के बराबर, ठीक है ना बेटा। ये है मेरा अननोन रेजिस्टेंस जिसे मुझे मेजर करना है, ठीक है, जिसे मुझे मेजर करना है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये है मेरा आर, ये है नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मीटर स्केल रखा है जी, ये मेरा है बेटा मीटर स्केल, जिसकी लेंथ है 1 मीटर के इक्वल। लीनियर स्केल है जो सिंपल आपके पास होता है, लीनियर स्केल, वही लीनियर स्केल है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं मैं थोड़ी सी, ताकि आपको स्केल सही से प्रेजेंटेशन आ जाए आपके स्केल की, ठीक है। ये देखो इस तरह का स्केल है आपका, देखो बेटा आपको ऊपर आप वहां यूज करते हैं जहां आपको अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए होती है। मतलब कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी जहां सुपर्ब चाहिए वहां आप कॉपर का यूज करते हैं। तो ये मेरे पास 2 कॉपर स्ट्रिप हैं, एक ये वाली कॉपर स्ट्रिप है, और ये नंबर 2 ये भी कॉपर स्ट्रिप है, और ये नंबर 3 ये भी कॉपर स्ट्रिप है। तो यहाँ पे इनिशियली मैंने 2 कॉपर स्ट्रिप को एक दूसरे से राइट एंगल बैंड किया था। इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच जो गैप था उसे भी मैंने कॉपर स्ट्रिप से फिल किया। उसके जो बीच में मैंने कनेक्ट किया एक नॉन रेजिस्टेंस, एंड दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये जो मेरी वायर है, वायर ए बी जिसे मैं बोलता हूं, ये वायर मेरी है ए बी, जिसकी लेंथ है 1 मीटर के इक्वल। जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर की इक्वल लेंथ है, ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ है। ये बनी हुई है किसी एलॉय से। हम एलॉय क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है। अल्फा क्या होता है बेटा, 0 होता है। और इस कॉपर स्ट्रिप के गैप में यहाँ पे बीच में मैं कनेक्ट कर देता हूं क्या, यहां से ऐसे, मतलब ये इसके ऊपर से जा रही है बेटा, और यहां कनेक्ट कर देता हूं मैं एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपके पास है गैल्वेनोमीटर जी, और गैल्वेनोमीटर को एक मूवेबल जोकी से, जो इस वायर के ऊपर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, इस मूवेबल जोकी जे से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मूवेबल जोकी से मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए बच्चा, अब हमने क्या कहा, हम मान लेते हैं कि लेट स्मॉल r be the resistance per unit length, per unit length, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये आपके पास बैटरी है। अब जैसे ही आपने बैटरी से करंट फ्लो कराया यहाँ से ए से लेकर बी तक, जो कि जे जो था वो इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट था, तो इसने डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। अब हम इसको मूव करते हैं आगे पीछे। मान लीजिए किसी पोजीशन जे पे आके गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो वो क्या है, बैलेंस्ड पोजीशन है ना। तो अब मान लो ए और जे के बीच जो रेजिस्टेंस है वो है पी, जे और बी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो है क्यू। तो पी की वैल्यू कितनी होगी भाई, आपने क्या कहा कि आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। मान लीजिए लेट एजे इज इक्वल टू एल, तो बीजे कितना हो गया, बीजे हो गया 100 माइनस एल, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लेंथ है उसकी, तो 100 माइनस एल। तो आर की वैल्यू कितनी बनी,
अगर तो मैं रेजिस्टेंस लेता हूं P तो मेरे को लेंथ लेनी होती है L, तो P इज इक्वल टू R इंटू L। अगर मान लो कि मैं रेजिस्टेंस लेता हूं Q तो मेरे को लेंथ लेनी होती है 100 माइनस L, तो फिर मेरा Q क्या बनता है बेटा 100 माइनस L इंटू R। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि सर स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज जिसे हम कहते हैं वो तो व्हीटस्टोन को मानता है, और व्हीटस्टोन कहता है कि मैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालता हूं Q बाय P और इनटू क्या R, ठीक है ना R। तो Q की वैल्यू कितनी है जी 100 माइनस L इंटू R, और P की वैल्यू कितनी है जी L इंटू R और इंटू कैपिटल R। स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया बेटा, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस L अपॉन L इंटू क्या R। ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप L की वैल्यू देख लीजिए, ठीक है ना। लेंथ कितनी है, ये लेफ्ट एंड से यहाँ से लेंथ देखनी होगी आपको, और इस लेंथ के हिसाब से आप न्यूमेरिकल भी परफॉर्म कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी परफॉर्म आप कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना, बहुत इजी। ठीक है, अब देखो बच्चा कैसे आप न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सकते हैं। कोई एनसीईआरटी का क्या न्यूमेरिकल बनता है क्या इससे? हाँ जी बनता है, और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, किरचॉफ के रूल्स पे भी मैं आपको कल न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, और स्लाइड वायर ब्रिज पे भी मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम करेंगे। ये सीबीएसई 2017 का एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो वो न्यूमेरिकल किस तरह से आपको मेंशन है देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे S आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि व्हेन टू नॉन रेजिस्टेंसेस R एंड S आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस L1 फ्रॉम जीरो एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। मतलब आपको पहले इसने कहा कि L1 लेंथ पे यहाँ पे मिलते हैं, A से लेकर J तक मान लीजिए L1 लेंथ है, ठीक है। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, कहते हैं कि एन अननोन रेजिस्टेंस X इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस S। मतलब इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस आपको X, इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर देना है बेटा X, ठीक है। नाउ X is connected in parallel to the resistance S. The balance point is found to at a distance L2 from zero end. अब जो थी लेंथ वो यहाँ J डैश पे ही अपने आप को बैलेंस कर रहा है मान लीजिए, और ये जो लेंथ होगी ये होगी L2 के बराबर, ठीक है। L2 from zero end. Obtain formula for X in terms of L1, L2 and S. आप मेरे को बताइए कि स्टार्टिंग में जब हम काम करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास R by S क्या रहेगा, R by S, ठीक है। बताइए R बाई एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? R बाई एस की वैल्यू होनी चाहिए L1 अपॉन 100 माइनस L1, इनिशियली तो यही होनी चाहिए। और जब मैंने इसको इसके पैरेलल में कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन S प्लस X, इतना होगा। तो यानी कि इसको मान लो आप S डैश के बराबर, तो यानी कि R बाय S डैश जब आया मेरे पास तो लेंथ बन गई L2 डिवाइड बाय 100 माइनस L2, और से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सही है, बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू S डैश की वैल्यू 2 में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। तो सेकंड में जैसे ही मैं रखूंगा तो मेरे पास R बाय S डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो बच्चों ध्यान से, R बाय S डैश की वैल्यू है S इंटू X डिवाइड बाय S प्लस X, दैट इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस क्या बेटा L2, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम डिवाइड कर देते हैं 2 और 1 को, तो डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है, इसको डिवाइड करता हूं मैं 1 से, तो 1 से अगर मैं डिवाइड करूं तो R आएगा डिवीजन में, और नीचे आ जाएगा R बाई S। तो ये आएगा भाई आपके पास, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 100 माइनस L1 अपॉन क्या L1, सोल्व कर लो बच्चों। तो R से R कैंसिल, तो S प्लस X डिवाइड बाय S इंटू X, ठीक है। तो डिवाइड किया था R बाई S से, तो ऊपर चला गया आपके पास S, तो S से S कैंसिल हो गया,
ठीक है, s से s कैंसिल हो गया, यानी कि s प्लस एक्स डिवाइड बाय x, और ये आ गया बच्चा आपके पास कितना, L2 इंटू 100 माइनस L1 और डिवाइड बाय L1 इंटू 100 माइनस L2। ठीक है ना जी। तो आपको क्या निकालना था, x निकालना था, तो यहां से आप x इज इक्वल टू क्या होगा निकाल लीजिए सिंपल कैलकुलेशन से। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। ये मैंने आपको एक सीबीएसई 2017 का न्यूमेरिकल दिखाया था। कल मैं मीटर ब्रिज पे और व्हीटस्टोन ब्रिज पे और वोल्टेज लो पे आपको पूरी एक असाइनमेंट बना के लाके दूंगा जिसपे हमें काम करना होगा। ठीक है ना बच्चा। तो आप कल की क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको A to Z इनके न्यूमेरिकल्स करा के चलूंगा। मुझे पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को काफी इजी माना जाता है और काफी इजी मान के हम बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं इस चैप्टर में, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना बच्चा पार्टी। ठीक है, आपको स्किप नहीं करना इससे कुछ भी, हर वो चीज जो आपके काम आ सकती है प्लीज उसको पढ़ के चलें, समझ के चलें और उस पर काम जरूर करें। चलो थैंक यू बच्चा पार्टी। आज की क्लास मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि क्या कमी थी, कितना बढ़िया रही है कि घटिया रही है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या हमें ऐड करना चाहिए, क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।